नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न प्राथमिक स्तर में 9 दिसंबर 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो देखेंगे साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो पहले पूछा गया है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और उसके बाद से गोवा। तो गोवा आप लोग मैप में देखेंगे तो दक्षिण साइड में, पश्चिम में है, पश्चिम साइड में। इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार, आपका यहाँ पर बिहार है और बिहार के देखेंगे आप पश्चिम में, यहाँ पर आपका नीचे गोवा है और ऊपर देखेंगे जम्मू कश्मीर उत्तर साइड में है, यानी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर में यहाँ पर हमारा देखेंगे जम्मू कश्मीर है और किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम गोवा की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर आएंगे बिहार से, तो ये जो है दक्षिण की है और ये क्या है? पश्चिम है और नीचे दक्षिण है और इधर क्या होता है? पूरब होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सबसे धीमी की बात की गई साथियों, तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या हो? कमी हो। अगर सतह ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसमें साथियों वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक तेज़ी से होगी। और जब सतह कम होगा, कमी होगी सतह क्षेत्र में और तापमान भी कम होगा, तो वहाँ पर जो है धीमी वाष्पीकरण होगी। और वहीं पे अगर तापमान अधिक हो और सतह क्षेत्र अधिक हो तो वहाँ पर क्या होगी? वाष्पीकरण अधिक होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इस क्षमता को साथियों कहते हैं चित्रण कौशल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो यह साथियों NCF 1975 के स्तर पर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न को, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो ये रिवाज आप एक परंपरा कह सकते हैं। यह साथियों इसका जो सही जवाब होगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 1, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस साथियों यहाँ पर देखेंगे गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो यहाँ पर साथियों ये तीनों क्या हैं? जो है इसमें आपका CFC गैस आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो उपरोक्त सभी यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है यह मानसून से इसलिए नहीं प्रभावित होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 साथियों इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीले होने का साथियों जो इसमें जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इसका कारण है या फिर जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है साथियों, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो साथियों गोलकोंडा जो किला है यह बनवाया था काकतीय राजवंश ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो साथियों इसका द्रव्यमान निकालने के लिए 15 और 3 का गुणा करेंगे। 15 और 3 क्या हो जाएगा? 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है?
तो यहाँ पर साथियों अदिश राशि बतानी है। इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो जिसमें नहीं गुजर सकती है यानी वह क्या होगी साथियों, वह अपारदर्शी होती है। जिसमें गुजर सकती है पारदर्शी हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg ग्राम है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर क्या है 10 किलोग्राम है साथियों। तो इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 किलोग्राम यानी 6 गुना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। तो यह साथियों निर्भर करता है सतह क्षेत्र पर। जितना ज़्यादा सतह होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा और जो है साथियों उतना जल्दी विलय होगा, विघटित होगा। अगला प्रश्न साथियों, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो यहाँ पर साथियों सबसे उपयुक्त रणनीति आपका इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला प्रश्न साथियों, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यवस्तु में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिकतम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है पूछा गया साथियों, तो आंसर भी हम लोग निगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। इसका साथियों जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। यहाँ पर देखेंगे फोर्थ सही जवाब होगा, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। सही है, सकारात्मक है। इससे बच्चे को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिली, यह भी सकारात्मक है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, तीनों सकारात्मक है। ऑप्शन में पूछा गया है नहीं है, तो इसलिए हम लोग डी वाला लगाएंगे जो निगेटिव है। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाएं। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या फिर मानववादी दृष्टिकोण। इसका साथियों सही जवाब होगा अन्वेषण दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ग्रह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो बिना आलोचना के स्वीकार करने की बात कह रही है। अगर कोई चीज़ गलत है भी आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे तो उसको और बढ़ावा मिलेगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। गृह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या करता है अवसर, अवसर भी यहाँ पर सकारात्मक है यानी एक मौका प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या फिर पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो है साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों सही जवाब होगा। सबसे सटीक और सकारात्मक ढूंढना है। अगला प्रश्न साथियों, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर और इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ
शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि है या फिर गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें साथियों ये सभी क्या हैं? ईवीएस कक्षाओं के गतिविधि हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत समावेशी विषय। तो देखिए एकीकृत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? विषयगत। ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर समावेशी होना चाहिए। हाँ समावेशी ये सटीक है। विषयगत भी होना चाहिए। एकीकृत यानी उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, यानी 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या फिर कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की क्या है? आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से जो लोग हैं मदारी दिखाते हैं और सांपों को ले जाकर वहाँ पर गांव में लोगों को दिखाते हैं और उनके जो जहरीले दांत होते हैं तोड़ देते हैं। तो ऐसा सांपों के साथ नाइंसाफ़ी होता है। अपनी रोजी रोटी के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अन्य विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो इसमें सबसे प्रासंगिक होगा साथियों यह जो है गृह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या है? अवसर है। सेकेंड वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो यह साथियों बताता है अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो समूह में सीखने का उद्देश्य साथियों सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा नाम क्या है? बाला, तो इसका साथियों पूरा नाम है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है साथियों विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है। तो यह साथियों क्या है? एक प्रकार का मिथक यानी झूठ है, मिथ्या। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 के साथ आंसर जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन कर लें कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और पसंद नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।